एक जंगल में एक कालू कौवे नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जादुई सोने का सेब का पेड़ था और उसके 2 बेटे थे जो उसके काम में उसकी मदद करते थे। वो रोज पेड़ से सेब तोड़ा करते और उन्हें गिना करते थे। एक दिन कालू कौवे को अपने सेब कुछ कम नजर आने लगते हैं। फिर वो प्रतिदिन उन्हें गिना करता था और रोज उसका एक सेब कम हो जाता था। फिर वो अपने बेटों से क्रोधित होकर उनसे कहने लगा, लगता है कोई पक्षी हमारे सेब लेकर जा रहा है। हाँ पिताजी, लगता है कोई हमारे बाग से चोरी कर रहा है। हमें पेड़ पर नजर रखनी होगी। हाँ पिताजी, हम उन्हें पकड़कर जरूर सजा देंगे ताकि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है, पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोनों बेटे आगे आते हैं और फिर कालू कौवा अपने बड़े बेटे को इसकी जिम्मेदारी दे देता है। फिर बड़ा बेटा रात को उस सोने के सेब के पेड़ की रखवाली कर रहा होता है और पूरी रात जगते जगते वो थककर सो जाता है। देखो, फिर सुबह एक सेब कम हो गया। अब इस सेब के पेड़ की रखवाली की जिम्मेदारी मैं अपने छोटे बेटे को देता हूँ। फिर कालू कौवा रखवाली करने की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे को दे देता है। छोटा बेटा जब रखवाली कर रहा होता है तब रात 12 बजे हवा में कुछ आहट होती है और एक पंछी जो असली सोने का होता है वो उड़ता हुआ वहाँ आ गया और अपनी चोंच से सेब को टक टक करने लगा। अरे लगता है ये वही पंछी है जो रोज हमारे सेब को चुरा रहा है। फिर वो उस पर तीर चला देता है, लेकिन तीर से पंछी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ एक सोने का पर उसकी पूंछ से गिर जाता है और वो पंछी उड़ भागता है। सुबह जब कौवे का छोटा बेटा उस पंख को लेकर कालू कौवे के पास जाता है। अरे ये पंख तो सोने का है और बहुत कीमती लगता है। ये सोन पक्षी तो हमें सोने के अंडे भी देगा। इसे हम किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। दोनों बेटे उस पंख को देखने लगते हैं। हाँ, लगता है ये इन सेब के पेड़ से भी ज्यादा कीमती है। हाँ, क्यों ना हम ऐसा करें, उस पक्षी को पकड़ें, फिर हमारे पास इस सेब के पेड़ से भी कीमती खजाना होगा। हाँ पिताजी, हमें इस पक्षी को पकड़ना चाहिए इससे पहले कि कोई और उसे पकड़ ले। पर इसे पकड़ने कौन जाएगा? अगर हम तीनों चले गए तो इस सेब के पेड़ की देखरेख कौन करेगा? ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं उस पक्षी को पकड़ लाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा करें। ठीक है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। जल्दी ही सोन पक्षी को पकड़कर मेरे पास ले आना। बड़ा बेटा लालच में पक्षी को पकड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक चालाक लोमड़ी दिखाई देती है। वो उसे रोकती है और उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ किसकी तलाश में आए हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस सोन पक्षी की तुम्हें तलाश है वो एक गुफा में रहती है जिसका दरवाजा खुल जा सिम सिम बोलने से खुलता है। वो लोमड़ी की आधी बात सुनकर ही जल्दी से गुफा की ओर जाने लगता है। वो गुफा के सामने पहुंचता है तो खुल जा सिम सिम कहता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर वो अंदर जाता है और देखता है वहाँ सोने का पक्षी और चारों तरफ बहुत सारा खजाना होता है जो बहुमूल्य आभूषण से भरे होते हैं। अरे यहाँ खजाना तो पक्षी से भी ज्यादा कीमती लगता है। मैं ऐसा करता हूँ, पक्षी की जगह खजाना ले जाता हूँ। जैसे ही वो बाहर की ओर आने लगता है तभी दरवाजा बंद हो जाता है और वो वहीं रह जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर कालू कौवे का बड़ा बेटा वापस नहीं आता है। लगता है वो रास्ता भटक गया है, अब तक वापस नहीं पहुंचा। कहीं उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया? पिताजी, मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैं सोन पक्षी और भाई दोनों को ढूंढ के ले आऊंगा। ठीक है, पर तुम जल्दी लौटाना, मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। फिर छोटा बेटा निकल पड़ता है। फिर उसे भी वही लोमड़ी दिखाई देती है और उसे भी वो वही बात कहती है। जब वो भी गुफा में जाता है तो लालच में आकर अपने भाई की तरह गुफा में ही बंद हो जाता है। कुछ दिन बीत जाने पर जब छोटा बेटा भी वापस नहीं आता तब कालू कौवा चिंता में आ जाता है और अपने दोनों बेटों की तलाश में निकल पड़ता है। फिर उसे भी रास्ते में वो लोमड़ी दिखाई देती है। मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। मैं अपने दोनों बेटों की तलाश में आया हूँ। अच्छा, वही दोनों बेटे जो सोन पक्षी को ढूंढ रहे थे। तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने ही उन्हें गुफा का रास्ता बताया था जहाँ सोन पक्षी रहती है। अच्छा, जब तुमने रास्ता बताया तो वो अब तक वापस कैसे नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे बेटे पूरी बात सुने बिना ही जल्दी से चले गए। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ उस गुफा के बारे में और वहाँ कैसे जाना है। फिर लोमड़ी उसे सारी बातें बताती हैं और वो भी सब सुन गुफा की ओर चल पड़ता है। गुफा के सामने पहुंचता है तो खुल जा सिम सिम कहता है जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है।
अरे यहाँ तो बहुत सारा खजाना है और स्वर्ण पक्षी भी हैं। अरे ये क्या, मेरे दोनों बेटे बेहोश पड़े हैं। ये देख वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुन गुफा में से आवाज आती है। तुम भी इन्हीं की तरह यहाँ लालच में आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो अपने दोनों बेटों को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, तेरे दोनों बेटे लालच में आकर मेरा खजाना ले जा रहे थे, इसलिए यहाँ बंद हो गए हैं। आप इन्हें माफ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और स्वर्ण पक्षी भी नहीं चाहिए। पर मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? आप मुझ पर दया करो। अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो स्वर्ण पक्षी जब चाहे तब मेरे पेड़ से सेब खा सकता है। अच्छा, हाँ, अब हम लालच नहीं करेंगे। मुझे मेरे दोनों बेटे लौटा दो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर उसके दोनों बेटे को होश आ जाता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उसके दोनों बेटे सोन पक्षी के लिए उस पेड़ पर घोंसला बना देते हैं। फिर सोन पक्षी वहाँ आती, सेब खाती और घोंसले में रहने लगती है। उन्हें यह समझ आ जाता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंत अच्छा नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रानो बेटी, अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छा रंग करती हो। यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम पक्षियों के घरों में इतना अच्छा रंग कर लेती हो। नहीं माँ, मैं आपकी बराबरी तो कभी नहीं कर सकती। यह रंग करना आपने ही तो मुझे सिखाया है, जिस कारण मैं आज पक्षियों के घरों पर अच्छा रंग कर पा रही हूँ। बेटी, मैंने हमेशा पक्षियों के घरों में बहुत ही ज्यादा ईमानदारी और मेहनत से रंग किया है। आज भी ईमानदारी से ही करती हूँ। मुझे अपनी बेटी रानो पर भी पूरा भरोसा है कि वो अच्छा ही काम करेगी और मेरा सर कभी शर्म से झुकने नहीं देगी। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। गोरी कौवी घर के और बाहर के सारे काम करती थी, परंतु कालू कौवा कोई भी काम नहीं करता था। वो तो बस घर में ही पड़ा रहता था और वो बहुत आलसी था। कालू जी, बस अब बहुत हो गया। तुम एक नंबर के आलसी हो। अरे देखो उस रानो चिड़िया को कितना काम करती है और अब तो वो पक्षियों के घरों में कितने अच्छे से रंग भी करने लग गई है। और एक तुम हो कि हर समय घर पर ही पड़े रहते हो। मैं तुम्हारे इस आलसीपन से ना बहुत तंग आ गई हूँ। अब तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। गोरी, तुम हर समय मुझे क्यों डांटती रहती हो और उस रानो चिड़िया की तुलना मुझसे क्यों करती हो? वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझसे उसके बारे में बात मत करा करो। कालू कौवा रानो चिड़िया की तारीफें सुन सुनकर परेशान हो गया था। उसे रानो चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो रानो चिड़िया से हमेशा ही जलता था। बस अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। फिर जंगल के सब पक्षी रानो चिड़िया से और भी ज्यादा रंग करवाएंगे। ऐसे तो वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे किसी भी तरह उसका यह रंग करने का काम बंद कराना होगा। यह कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे आओ आओ कालू कौवे, और बताओ कैसे आना हुआ आज तुम्हारा मेरे घर पर। रानो, तुम तो ये सोच रही होगी कि मैं तुमसे अपने घर में रंग करवाने के लिए आया हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारा घटिया रंग अपने घर में कभी न करवाऊँ। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी माँ का रंग करना पसंद आता है। वो कितना अच्छा रंग करती है पक्षियों के घरों पर, तुम्हें पता है? कालू, पर मेरी माँ कहती है कि मैं अब उनसे भी ज्यादा अच्छा रंग करने लगी हूँ, इसलिए अब तो सभी पक्षियों के घरों में रंग मैं ही करती हूँ। रानो चिड़िया, तुम आज जो भी हो सिर्फ अपनी माँ की वजह से हो। उन्होंने ही तुम्हें रंग करना सिखा दिया है, तभी तुम्हें इतना अच्छा रंग करना आता है, वरना तुम्हारे पास तो ऐसा कोई कमाल नहीं। अच्छा चलो, ये सब छोड़ो। तुम आज रात को हमारे घर के बाहर जो एक पेड़ है उसके पास आ जाना। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। लेकिन कालू, तुम्हें जो भी काम है तुम मुझे अभी बता दो ना। मैं रात को वहाँ आकर क्या करूँगी? देखो रानो चिड़िया, तुम्हें रात को तो वहाँ आना ही पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें वो काम बताऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकता, बस तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा तो ठीक है कालू, मैं रात को आ जाऊंगी। फिर रात भी हो जाती है। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है। तब वो अपनी माँ से कहती है, माँ, पता नहीं उस कालू कौवे ने रात को मुझे वहाँ क्यों बुलाया है। पता नहीं उसे न जाने क्या काम होगा मुझसे। रानो, तुम ज्यादा परेशान मत हो। उस कालू कौवे को तुमसे कोई जरूरी काम होगा, तभी तो उसने तुम वहाँ बुलाया है। तुम जाओ और पता करके आओ। ये सुनकर रानो चिड़िया कालू कौवे से मिलने जाती है।
अरे कालू कौवे, ये क्या तुम्हारे तो इतनी ज्यादा चोट लगी है और तुम्हारे तो खून भी बह रहा है। आखिर तुम्हें किसने मारा इतनी जोर से? पक्षियों, अरे पक्षियों, आप सब कहाँ हो? जल्दी आओ और मुझे बचा लो, नहीं तो ये रानो चिड़िया तो आज मुझे मार ही डालेगी। पक्षियों जल्दी आओ। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ मारा है? तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। रानो, बस तुम थोड़ा सब्र करो, इतना ज्यादा परेशान मत हो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। कालू कौवे की चीखने की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तब कालू उनसे कहता है, पक्षियों, आप सब प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये दुष्ट रानो चिड़िया आज मुझे मार ही डालेगी। प्लीज मुझे बचा लो। अरे कालू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ मारा है और मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगी? मुझे क्या पता था पक्षियों, ये रानो चिड़िया मुझे इतनी रात को यहाँ बुलाकर इतनी जोर से मारेगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। नहीं पक्षियों, यह कालू झूठ कह रहा है। मैंने इसे यहाँ पर नहीं बुलाया, बल्कि इसने ही मुझे यहाँ बुलाया था और अब यह झूठ बोल रहा है। बस तभी वहाँ पर कबूतर सैनिक भी आ जाता है और वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? पक्षियों, तुम सबने जंगल में इतना शोर क्यों मचा रखा है? कबूतर सैनिक, आप इस रानो चिड़िया को पकड़ कर ले जाओ। देखो इसने मुझे कितनी बुरी तरीके से मारा है। वो तो अच्छा हुआ कि यह जंगल के सभी पक्षी समय पर यहाँ पर आ गए, नहीं तो ये रानो चिड़िया आज मुझे जान से ही मार डालती। आप इसे पकड़ कर ले जाओ। कालू कौवे की यह बात सुनकर कबूतर सैनिक उस रानो चिड़िया को पकड़कर राजा जी के पास ले जाता है। तब राजा हरिया तोता उससे कहते हैं, मैं अच्छा भला सो गया था, लेकिन तुम पक्षियों के शोर से मेरी नींद भी खुल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था रानो कि तुम ऐसा करोगी। अरे तुमने उस कालू कौवे की जान लेने की कोशिश की। देखिए राजा जी, आप मुझे ऐसी सजा नहीं दे सकते। अरे आपके पास क्या सबूत है कि मैंने उस कालू कौवे मारने की कोशिश की है? देखो रानो चिड़िया, मैं तुम्हें सजा तो दूंगा। अरे मेरे पास सबूत होता तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर देता। सबूत नहीं है, बस इसीलिए तुम्हें इतना कहूँगा कि तुम्हारी ये सजा है, तुम आज के बाद किसी भी पक्षी के घर पर रंग नहीं करोगी। अगर तुमने किसी भी पक्षी के घर पर रंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर सुबह हो जाती है और पूरे जंगल में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि रानो चिड़िया आज के बाद किसी भी पक्षी के घर पर रंग नहीं करेगी। दूसरी तरफ कालू कौवा रानो से कहता है, रानो चिड़िया, आखिरकार मैंने तुम्हारा ये रंग करने का धंधा बंद ही करवा दिया और अब मैं ये सब करके बहुत खुश हूँ। देखो कालू कौवे, तुमने कल रात को यह झूठ मूठ का खून लगाकर और मेरे ऊपर अपने आप को मारने का इल्जाम लगाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। अरे रानो चिड़िया, मैं तुमसे माफी मांग भी कहा रहा हूँ, जो तुम मुझे माफ नहीं करोगी। फिर रानो चिड़िया की माँ पक्षियों के घरों पर फिर से रंग करने का काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था। अब तो वो रानो चिड़िया भी मेरी तरह आराम से बैठेगी। अब उसके पास भी कोई काम नहीं है और अब मेरी पत्नी गौरी मुझे ताने भी नहीं मारेगी। मैंने बिना वजह ये पट्टी बांधी हुई है, लेकिन ये पट्टी तो बांधनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी भी पक्षी को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर ऐसे एक दिन रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तब वह कहती है, मैं अब क्या करूं? मैं घर पर बैठी हूं और मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और इस उम्र में भी पक्षियों के घर पर रंग कर रही है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं भी पक्षियों के घरों में रंग कर सकूं? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरे जंगल में जाकर दूसरे पक्षियों के यहाँ रंग करती हूँ। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं वहाँ से पैसे कमा कर भी ला सकती हूँ, क्योंकि इसी जंगल के लिए ही तो राजा जी ने मना किया है, वहाँ के लिए तो नहीं ना। मैं कल से ही काम पर जाऊंगी। यह कहकर रानो चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर दूसरे पक्षियों के घर पर रंग करती है। एक दिन कालू कौवा उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। आखिर रानो ये रंग की बाल्टी और ब्रश लेकर कहाँ जा रही है? मुझे पता लगाना होगा। रानो चिड़िया दूसरे जंगल जाकर पक्षियों के घर रंग रही थी। ये देखकर कालू कौवा आग बबूला हो गया। अच्छा, तो ये यहाँ छुप कर पैसा कमा रही है। अभी मैं जाकर राजा जी से इसकी शिकायत करता हूँ और इसे उम्र कैद की सजा दिलवाता हूँ। कालू उड़ता हुआ सीधा राजा के पास गया और सारी कहानी राजा को बताई। अगले दिन, रानो, मेरी बिना अनुमति के तुम कैसे दूसरे पक्षियों के घर को रंग कर सकती हो? मेरा आदेश न मानने का अंजाम तुम जानती हो ना। राजा जी, आपने कहा था कि इस जंगल में रंग नहीं कर सकती। मैं तो दूसरे जंगल जाकर अपना काम कर रही हूँ।
ये तो तुमने सही कहा रानो। मेरा आदेश सिर्फ इसी जंगल का था। ठीक है रानो, मुझे तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ बहुत पसंद आई। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और आज से तुम्हें अपना सलाहकार बनाता हूँ। ये सुनकर रानो बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ कालू कौवा ये सुनकर बुरा हाल था, क्योंकि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।